हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सभी लोग। तो स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल लोकेश राहुल एकेडमी में। तो हम फिजिक्स में क्लास 12th की फिजिक्स के अंदर पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड को पढ़ रहे हैं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों ने पहला जो लेक्चर था इलेक्ट्रिक चार्ज का वो आप सभी लोगों ने देख लिया होगा। तब आप लेक्चर नंबर 2 की तरफ आए हो और आज हम पढ़ने वाले जो टॉपिक के बारे में जो पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार टॉपिक है। तो पहला जो लेक्चर था चैप्टर 1 है आपका फिजिक्स के अंदर और फिजिक्स आपकी शुरू हो चुकी है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी पहला ही लेक्चर हुआ है, दूसरा लेक्चर आज हम पढ़ने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दी होगी। इस बात की मैं प्रॉपर अपनी तरफ से श्योर हूं। अगर किसी ने नहीं भी किए तो उससे मेरा निवेदन है कि वो अपने फ्रेंड सर्कल में बता दे कि फिजिक्स आपकी स्टार्ट हो चुकी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपना सेशन शुरू करते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक चार्ज को हमने पहले लेक्चर के अंदर पूरा खोल दिया था, पूरा अच्छी तरीके से समझ लिया था और इतने बेहतर कॉन्सेप्ट समझे थे कि उम्मीद करता हूं कि आपको पहले से नहीं आते होंगे और अपने देखने के बाद आपको बहुत अच्छी से समझ में आएंगे। तो आज हम इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ने वाले हैं, उसको उस तरीके से समझने वाले हैं जैसे कॉन्सेप्चुअली आपको समझ में आना चाहिए। जैसे क्लासेस में आपको ऑफलाइन तरीके से, आपको ट्यूशंस में, आपको स्कूल में जैसे पढ़ाया जाता है कि कूलम का नियम पढ़ लीजिए, ये हो गया, उसके बाद ये पढ़ लीजिए। अपन लोग एक एक स्टोरी में चलने वाले हैं, एक एक सीरीज की तरफ चलने वाले हैं जिससे हमको ये टॉपिक समझ में आएगा कि बहुत बेहतर तरीके से। और उम्मीद करता हूं कि आपको अभी तक किसी ने इस तरीके से नहीं पढ़ाया होगा, उस तरीके से मैं समझाने वाला हूं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज हमने क्या पढ़ा था इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर, तो करते हैं शुरुआत। तो आप अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए, ठीक है। तो उसमें क्या है कि आपको कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोट करते हुए चलिएगा हैंड रिटन नोट्स के साथ। वीडियो पॉज की नोट कर लिए, वीडियो पॉज की नोट कर लिए, ठीक। देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज में हमने पढ़ा कि लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट, ठीक है। लाइक चार्जेस मींस जैसे कि प्लस का चार्ज हो गया और एक और प्लस का चार्ज हो गया, एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे यानी प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को फोर्स लगाएंगे बाहर की तरफ, अपने पास नहीं आने देगा वो चार्ज, उसको रिपेल करेगा। और अगर माइनस 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 का और प्लस का होगा तो क्या करेगा, ये अनलाइक चार्जेस है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को खींच लेंगे, चिपक जाएंगे एकदम। जैसे बहुत पुराने दोस्त जब कई दिनों बाद मिलते हैं तो एक दूसरे को गले लगाते हैं, उसी तरीके से। और रोज रोज मिलते दूर से बात करें यार, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ माहौल बनने वाला है इसमें। तो हमने देखा कि चार्जेस से जब दो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो किसी ने एक इंटेलिजेंट से बच्चे ने, जैसे मैं पढ़ा रहा, मैंने कल पढ़ाया इलेक्ट्रिक चार्ज को, आज मैं पढ़ा रहा हूं। तो किसी होशियार से बच्चे ने खड़ा होकर पूछ लिया कि सर एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे को कर रहे हैं। तो आपने कहा ठीक है रिपेल कर रहे हैं, फोर्स लग रहा है इनके बीच में, तो रिपेल कर रहे हैं। तो अब आप ये बताइए हमको कि अगर एक मैग्नीट्यूड फॉर्मेशन में मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर 10 कूलम है, यहाँ पर 5 कूलम है, तो इनके बीच में आप एक मैग्नीट्यूड, एक फिक्स अमाउंट में हमको ये बताइए कि फोर्स लग कितना रहा है, 10 न्यूटन, 5 न्यूटन, 50 न्यूटन, 500 न्यूटन कितना लग रहा है। अब यार प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि क्वेश्चन बड़ा जगदमदार पूछा इसने कि ये लग कितना रहा है, इसको कैसे बताएंगे। तब हमारे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक अपना लॉ दिया, उसकी वजह से हम बता पाए कि इसमें कितना फोर्स उनके बीच में काम कर रहा है। ये फोर्स जो है लाइकली एज आपको 11th क्लास में जब आपने फिजिक्स पढ़ी थी तो ग्रेविटेशन फोर्स जो था, जो दो, एक m1 और एक m2, दो आपके मैटर एक दूसरे के जिनका वेट कितना है, एक m1 है और एक m2 है, ठीक है, जो कि r डिस्टेंस पर थे। तो फोर्स कितना लगता है उनके बीच में, g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। ये फोर्स था, ये क्लास 11th के अंदर उसी के जैसा एक फोर्स निकल कर आया जिसको कूलॉम का लॉ नियम कहा गया कि जब दो चार्ज एक दूसरे से जब पॉइंट चार्ज एक दूसरे से r डिस्टेंस पर हो तो उनके बीच में फोर्स कितना लगता है। क्योंकि उसने क्वेश्चन तो कर दिया, बहुत ही अच्छा किया, अब हमको बताना है कि वो फोर्स लग कितना रहा है। तो क्या है कूलॉम का नियम, उसी के विषय में आज हम बात करने वाले हैं। तो
उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा कि हमने पढ़ना क्या है। पढ़ना ये है कि जब दो चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो उनके बीच में फोर्स लग रहा है। तो बताओ फोर्स कितना लग रहा है मेरे भाई, ऐसे कैसे चलेगा? फोर्स लग रहा कह दिया, मान लिया, लग कितना रहा ये तो बताओ। ठीक है, तो हमने मान लिया कि दो चार्ज है हमारे पास, एक है Q1, एक है Q2। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे तो रिपेल करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। ये अपना पुराना कॉन्सेप्ट है, पढ़ चुके हैं तो कुछ भी मान सकते हो। इनके बीच का जो सेपरेशन है, बीच का जो सेपरेशन है इसको मान लिया R। ठीक है, इनको मान लिया हमने R। मेरे पास तो चार्ज है Q1 है, Q2 है, पॉइंट चार्ज है और जिनके बीच का सेपरेशन है R है। तो फोर्स इन दोनों के बीच में लग रहा है, इससे इस पर लग रहा है, इससे इस पर लग रहा है, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। फोर्स सर लग कितना रहा है? तो कूलाम जो हमारे भाई थे, जो कूलाम भाई तो नहीं होंगे, तो कूलाम जो था उन्होंने कहा, क्या कहा? उन्होंने कहा कि दो पॉइंट चार्जों के बीच में जो फोर्स लगता है, दो पॉइंट चार्जों के बीच में जो फोर्स लगता है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स का नाम है, जो फोर्स लगता है वो दोनों पॉइंट चार्जों के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दोनों पॉइंट चार्जों के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एक इन्होंने कंडीशन यहाँ पर ये दी, क्योंकि भाई पॉइंट दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है उनकी अमाउंट पर भी डिपेंड करता है कि कितनी इतनी अमाउंट है चार्जेस की। एक की ज्यादा होगी, एक की कम होगी। ठीक है, तो एक की अगर ज्यादा है तो वो उसको उस पर बल लगाएगा, उसको पास नहीं आने देगा। अगर कम है तो वो वाला पास उसके आने नहीं देगा। यानी एक दूसरे में अमाउंट डिपेंड करती है एक दूसरे को। तो उन्होंने कहा कि दो पॉइंट चार्ज अगर आर सेपरेशन पर एक दूसरे से रखे हुए हैं तो इनके बीच में जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। तो पहली कंडीशन मिल गई। ठीक है सर, हमने विश्वास कर लिया कि ऐसा कुछ होता होगा। ठीक है, फिर उन्होंने कहा भाई देखो डिस्टेंस भी मैटर करेगी कि कितने पास रखे हुए हैं, कितने दूर रखे हुए हैं। पर मैटर ये करेगी कि अगर ज्यादा दूर रखे हुए हैं तो फोर्स कम लगेगा, ज्यादा पास रखे हुए हैं तो फोर्स ज्यादा लगेगा। इसका मतलब जैसे डिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं तो फोर्स कम हो रहा है और डिस्टेंस को कम कर रहे हैं तो फोर्स ज्यादा हो रहा है। तो इसका मतलब उन्होंने कहा कि जो डिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इसके स्क्वायर की। फोर्स जो होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये दो उन्होंने कॉन्सेप्ट निकाल के दिए और इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को अपन एक लाइन के अंदर अगर मैं लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला निकल करके आ गया। इसको थर्ड मान लीजिए। ये एक फॉर्मूला निकल करके आ गया कि कूलाम का लॉ जो कहता है वो ये कहता है कि दो पॉइंट चार्ज अगर R सेपरेशन पर एक दूसरे से रखे हुए हैं, दो R सेपरेशन पर, तो उनके बीच लगने वाला जो फोर्स है, उनके बीच वर्क करने वाला जो फोर्स है, उनकी जो पॉइंट चार्ज है उनकी मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब अपन लोग इतने दिनों से फिजिक्स पढ़ते हुए आ रहे हैं तो अपन को इतना तो समझ में आ गया है कि ये जो साइन है बहुत ही बेकार साइन है। इसको हटाने के लिए कुछ ना कुछ कांस्टेंट वैल्यू रखनी पड़ती है। तो इसको हटाने के लिए उन्होंने क्या रखा उस समय पर? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फाइनल फॉर्मूला बन गया। अब ये फाइनल फॉर्मूला कब है? ये फाइनल फॉर्मूला जब है जब ये फ्री स्पेस की बात चल रही है। फ्री स्पेस यानी इनके बीच में कुछ भी नहीं है सिवाय एयर के। इनके बीच में कुछ नहीं है सिवाय एयर के। एयर है इनके बीच में, फ्री स्पेस है, कोई मीडियम, कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कुछ भी नहीं है सिवाय फ्री स्पेस के। तो ये क्या है? फ्री स्पेस के लिए आपका फॉर्मूला निकल कर आ गया कि जब दो पॉइंट चार्ज एक दूसरे से फ्री स्पेस में कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए हैं तो उनके बीच में फोर्स कितना लगेगा? F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एंड देन इसका यूनिट कितना होता है? न्यूटन। न्यूटन बाबा ने पहले ही सब कुछ कह दिया कि भाई जहां कहीं भी फोर्स की बात आए मेरा नाम जरूर आएगा। उसका जो यूनिट है वो मेरे नाम से होगी, क्योंकि मैंने ही बनाया है फोर्स को, मैंने ही बताया कि फोर्स क्या चीज होती है। तो न्यूटन बाबा ने कह दिया कि भाई फोर्स आ जाए मेरा नाम लिख देना, न्यूटन कोई भी गलत नहीं करेगा। तो हमको नहीं पता कि Q1 Q2 और R स्क्वायर को किस तरीके से वेरीफाई करेंगे, हमको तो पता है F आ रही है तो न्यूटन लिख देना, खत्म। तो
F का जो यूनिट निकल कर आया यूनिट हो गया, तो F बराबर 1/4 Q1Q2/r²। ये हो गया जब 2 पॉइंट चार्ज r डिस्टेंस से फ्री स्पेस में रखे हो तो इनके बीच में कितना फोर्स वर्क करता है, तो वो करता है 1/4 Q1Q2/r²। यही कूलम का लॉ है अपना, यही अपने कूलम का लॉ है। ठीक है, आई होप आप ये मेरे पॉइंट को अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि कूलम्स लॉ क्या है। कूलम्स लॉ ये है कि जब 2 पॉइंट्स चार्ज r डिस्टेंस पर रखे हों तो उनके बीच फोर्स जो वर्क करता है वो उन दोनों चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उनके बीच की डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दोनों को हटाने के बाद एक कांस्टेंट वैल्यू आती है 1/4 जिसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू डिफाइन की है उन्होंने, फिक्स कर दी है 9 × 10⁹ ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट के से भी करते हैं कहीं कहीं पर। तो 1/4 9 × 9 एप्सिलॉन की है 9 × 10⁹ इसकी ये यूनिट है। अब कुछ लोगों के दिमाग में एक फिजूल चल रहा है कि सही एप्सिलॉन नॉट ये जो आप लिख रहे हो, इसे इसी बना रहे हो इस तरीके से, ये क्या चीज है? एप्सिलॉन नॉट, इसका जो नाम है उसको नाम दिया गया एप्सिलॉन नॉट। ये कब है? इसका जीरो का मतलब ये जीरो से लगी हुई नॉट, इसको बोलते हैं ये फ्री स्पेस में काम कर रहे हैं तब के लिए है ये, तब हम फ्री स्पेस में काम कर रहे हैं तब के लिए है। और इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12। इसका यूनिट कितना होगा? तो यूनिट हो जाएगा, इधर इधर भेज दीजिए, इसको ट्रांसफर कर दीजिए, तो ये इसका यूनिट हो जाएगा कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका यूनिट कितना होता है? ऐसा यूनिट कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसको आपको याद रखना है। तो एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट होता क्या है? एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, ये होती है आपकी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी फ्री स्पेस की परमिटिविटी होती है, यानी इसकी परावैधता, इसको इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं परावैधता। तो फ्री स्पेस की परमिटिविटी कितनी है? फिक्स्ड अमाउंट बता दी है उन्होंने, 8.85 × 10⁻⁻12 यूज करनी है जब कभी क्वेश्चन के अंदर अगर आपसे कहा जाए कि दो पॉइंट चार्ज जो है फ्री स्पेस में रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये तो इसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया कि इतना फोर्स काम करेगा, इतना ये होगा। फ्री स्पेस में अगर हम बात करेंगे तो ये सभी चीजें होने वाली है, फोर्स इतना वर्क करने वाला है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इतनी होने वाली है, इसका यूनिट इतना होने वाला है। एप्सिलॉन नॉट को बोलते क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं उसको। ठीक है, दैट्स इट, ये सभी चीजें होने वाली है। बहुत ही आसान सी चीजें हैं, ज्यादा टफ कुछ नहीं है इसके अंदर। अब थोड़ा बहुत अगर इसको और ज्यादा डीप में लेकर के जाएं तो उसको क्या लेकर जाएंगे, क्या कॉन्सेप्ट होगा उसको समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको नोट कीजिए जल्दी से। कोई भी डाउट अगर आपके दिमाग में रह रहा हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बता दीजिए। ऐसा हो सकता है कि मुझ पे कोई पॉइंट रह गया हो जो आपको बताना चाहिए था, जो दिमाग में नहीं आया, तो आप मुझे बता सकते हो सकता है ऐसा, और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि मैं वैसे किसी भी टॉपिक को पॉइंट को नहीं छोड़ता हूं बताने से। जल्दी से नोट कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इसको मैं रफ कर देता हूं। अब एक नया छोटा सा एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसी के अंदर आज हम कूलॉम के नियम को बहुत अच्छे से खोल के पढ़ने वाले हैं, तो सभी लोग सही से समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए अपन के पास अभी तक क्या थ्योरी थी? अपन के पास अभी तक थ्योरी थी फ्री स्पेस के अंदर दो चार्जेस रखे हुए हैं, r डिस्टेंस पर फोर्स बता दीजिए। कूलॉम ने फोर्स बताया बराबर 1/4 Q1Q2/r²। बड़ा मजा आया समझने में भी, और समझ में भी आ गया सर, क्या बढ़िया कॉन्सेप्ट था। अच्छा एक बात बताइए, अब किसी ना किसी ने थोड़ा सा और इसको क्या है ना कि अगर कोई भी किसी तरीके की, जैसे दोस्तों में क्या होता है
कि किसी ने एक थ्योरी बना दी या फिर किसी ने कोई क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, भाई ये मैंने कर दिया क्वेश्चन, तो दोस्तों के आसपास के जितने भी मतलब दोस्त हैं ना, उनको क्या होता है, एक प्रॉब्लम होती है कि अगर एक दोस्त थोड़ा सा आगे निकल जाए ह्यूमन बिहेवियर, तो दुख होता है। तो एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया उसने, तो उनकी आदत क्या है, उंगली करने की, क्या है कि यार ये क्या किया, कैसे तूने, ऐसा कैसे हो सकता है, अगर ऐसा होता तो कैसे करता, मतलब उसको परेशान करने वाले कॉन्सेप्ट निकल कर आ जाएंगे। ऐसा ही कुछ इसमें हुआ, इनके साथ हुआ। Q1 Q2 दो चार्ज लिए और R डिस्टेंस पर लिया और फ्री स्पेस में इन्होंने क्लियर कर दिया। ये फॉर्मूला है भाई, लगा लो, आंसर निकल आएगा, पता चल जाएगा तुमको कितना मैग्नीट्यूड है, खत्म करो। पर क्या है ना कि बात यहीं तक रुकने वाली नहीं थी। उन्होंने क्या किया, एक और क्वेश्चन पूछा किसी ने, कहा कि भाई देखो ये फ्री स्पेस है, समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, अगर इसके अंदर कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख दें, कुछ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर इसके अंदर में रख दो, ठीक है, कुछ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसके अंदर रख दो। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है आपका, जैसे लकड़ी रख दी या फिर कुछ भी ऐसा जो डाई इलेक्ट्रिक चीज हो, उसको अगर मैं इसके अंदर रख दूं तो बताएंगे जरा फोर्स कितना हुआ। अब आपको तो निश्चित रूप से समझ में आ रहा है कि अगर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी चीज के बीच में रख दिया जाता है तो क्या होगा, फोर्स ऑटोमेटिक कम ही हो जाएगा उसके अंदर, क्योंकि ये अंदर से आ रहा है। मैं फॉर एग्जांपल एक समझाने की कोशिश करूं कि आप एक कमरे में बैठे हुए हैं, तो आपके साथ में भी एक फ्रेंड है आपका, कोई भी जो जो आपका दोस्त है वो आपके पास बैठा हुआ, अगर आप उसको आवाज देते हो तो क्लियरली उसको सुनाई देने वाली है, क्योंकि उसके भी और तुम्हारे बीच में कोई भी किसी भी तरीके का रेसिस्टेंस नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी अवरोध नहीं है, कोई भी प्रतिरोध नहीं है, कुछ नहीं है, कोई भी रेसिस्टेंस नहीं है बीच में, तो आपको एकदम क्लियर आवाज सुनाई देगी। अब क्या करना है, अब आप कमरा चेंज कर दीजिए, आप इसी कमरे में बैठे रहिए और उस दोस्त को या भाई को अपने को किसी दूसरे कमरे में भेज दीजिए। अब आप आवाज दीजिए, जितनी तेज वहां पर बोला था उतनी ही तेज अगर आप बोलोगे तो हो सकता है उसको ना सुनाई दे, क्योंकि तुम्हारे और उनके बीच में अब कितना डिस्टेंस भी बढ़ गया है, और उसके बाद उनकी तुम्हारे और उनके बीच में काफी सारी जैसे दीवारें आ गई कमरे की, और बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं, दीवार आ चुकी है, जैसे कि अब यहाँ पर है आपका दोस्त और इसके बीच में दीवार है, अब यहाँ पर है, तो अगर आप आवाज देते हो तो बीच में ये दीवार जो है इसकी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, इसकी आवाज को पूरा वहां तक नहीं जाने दे रही। इसका मतलब दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर कोई भी डाइलेक्ट्रिक चीज रख दी जाती है तो उनके बीच में फोर्स वगैरह जो कुछ भी होता है वो ऑटोमेटिक कम हो जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर है कि इनके बीच में फोर्स पहले अच्छे से काम कर रहा था, अब वैसे ही मैंने डाइलेक्ट्रिक चीज रख दी तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब कम हो जाएगा तो उन्होंने कहा भाई डाइलेक्ट्रिक चीज रख दिया, क्या करो अब बताओ अब कितना फोर्स होगा। अब मैंने इसको इसके अंदर रख दिया, बताइए कितना फोर्स होगा। भाई पहले तो हमको पता ये चार्ज है, ये चार्ज है, निकाल दिया। अब मैंने क्या किया, किसी फॉर्म वगैरह की कोई चीज को, डाइलेक्ट्रिक चीज को लगा इसके बीच में रख दिया। अब इससे पूछ रहा हूँ बताइए भैया अब कितना होगा, तो भाई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो उन्होंने फिर फॉर्मूले में थोड़ा सा बदलाव कर दिया। बदलाव क्या कर दिया, इसको एम मतलब मीडियम कुछ अंदर इसके रख दिया है। तो उन्होंने बदलाव किया, यहाँ पर एक कांस्टेंट के लगा दिया। ये क्या है, कांस्टेंट के को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल रहे हैं इस जगह पर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये ले भाई, अब तो इस फॉर्मूले का यूज कर, अगर इसके अंदर कुछ रख रहा है तो, यानी इसके अंदर अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख रहा है तो इस फॉर्मूले का यूज कर, इससे निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर के क्या है, के एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी, जो चीज इसके अंदर रखा जाएगा क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी, जैसे पारा वगैरह होता है, जल वगैरह या वाटर वगैरह, उसके अंदर हम के की वैल्यू 18 यूज करते हैं, जो कि क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है। ये क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा, इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर दिया होगा सॉल्यूशन के दौरान, ठीक है। फिलहाल तो अगर कोई भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आता है तो फॉर्मूला ये यूज होने वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया डाइलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट कि अगर इसके बीच में कुछ डाइलेक्ट्रिक चीज रख दे तो के की वैल्यू कितनी होगी। क्लियर, यहां तक आई होप आप सभी को क्लियर। अगर यहां तक की सभी चीजें क्लियर है तो एक थम्स अप का साइन मुझे जल्दी से सेंड कीजिए, जिससे भी समझ में आए कि यहां तक अभी सभी लोग क्लियर है। तो मैं इसको रफ करता हूं। आई होप आपको ये फ्री स्पेस और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कांसेप्ट समझ में आया। अब इसी को थोड़ा सा और मैं बढ़ा चढ़ा के और बताने की कोशिश करूं कि इसके अंदर और क्या क्या हो सकता है। वैसे तो यहाँ तक खत्म है, यहाँ तक आपके लिए खत्म है, 12th लेवल तक, इतने से ज्यादा नहीं पूछने वाला है डेफिनेटली, कोई उससे ज्यादा नहीं है।
फिर भी मैं और उसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करने की कोशिश करूंगा आपके लिए। तो हमारे पास दो फॉर्मूले निकल कर आ गए। एक तो फ्री स्पेस में, देखिए ये है आपका फ्री स्पेस का, जिसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बीच में दो चार्जेस के आराम से यूज कर पा रहे हैं। एक है ये मीडियम का, जिसके अंदर कुछ डाइलेक्ट्रिक चीजें रख दी गई हैं। दो फॉर्मूले। अच्छा, एक काम और मैं तुमसे एक क्वेश्चन कर, एक और क्वेश्चन पूछूं, कोई भी पूछे, या फिर कि अगर ऐसा हो कि कोई भी इलेक्ट्रिक चीज रख दी जाए इसके अंदर, यानी ऐसा समझ सकते हो कोई भी कंडक्टर इलेक्ट्रिक चीज है, इसमें आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सके। अगर दो चार्जेस के बीच में Q1 Q2, इन दोनों चार्जेस के बीच में अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने वाली कोई भी चीज रख दी जाए, जैसे कि लोहा रख दिया जाए, तांबा रख दिया जाए, कुछ भी ऐसा कुछ रख दिया जाए, तो क्या इन दोनों के बीच में फोर्स कितना होगा? इलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख दिया जाए, कुछ भी इनके बीच में अगर इलेक्ट्रिक चीज रख दी जाए, कंडक्टर रख दिया जाए, तो इनके बीच में फोर्स कितना होगा? तो इसका क्या जवाब होना चाहिए? तो इसका बहुत सिंपल सा जवाब है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रिक चीज रख देते हैं इसके अंदर, तो जो के की वैल्यू जो होती है ना, फॉर्मूला वही है के वाला, लेकिन के की जो वैल्यू होती है वो इन्फिनिटी हो जाती है। क्या हो जाती है? इन्फिनिटी। के के लिए इसका मान इन्फिनिट हो जाता है, यानी कि कोई भी कंडक्टर अगर दोनों के बीच में रखते हो तो के का मान इन्फिनिटी हो जाता है, उसके लिए कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान इन्फिनिटी चला जाता है अगर कोई भी कंडक्टर इसके अंदर रखा हुआ है। तो अगर ये इन्फिनिटी हो जाएगा, 1/4πε0 इन्फिनिटी रखोगे, और 1/∞ क्या होता है? 0 होता है। इसका मतलब इनके बीच में फोर्स फिर 0 हो जाएगा, यानी अब इनके बीच में फोर्स काम नहीं करने वाला है। अब इनके बीच में फोर्स काम नहीं करने वाला। अगर कोई भी कंडक्टर, वैसे कोई भी कंडक्टर का वायर वगैरह कुछ कैसा कुछ रख दिया जाए जिससे कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती हो, तब इनके बीच में फोर्स शायद काम नहीं करेगा, क्योंकि के की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी इस दौरान, तो एफ की वैल्यू एकदम 0 हो जाएगी आपकी। तो यहाँ पर एक तो अपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ लिया, एक आपने कोई भी सुचालक पदार्थ, जिसको हम सुचालक बोलते हैं हिंदी में, अगर ऐसा कुछ रख दिया तब क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और फ्री स्पेस में आपका ये रहेगा। ठीक है, तो ये था आपके कूलाम के नियम का ओवरऑल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन। अगर यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत आती है कूलाम के नियम से कि सर ये ऐसा होना चाहिए था कि या फिर ऐसा होना चाहिए था, मैं डेफिनेटली श्योर हूं कि इससे ज्यादा आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ने वाली, आई एम 100% श्योर। तो ये कूलाम का नियम का जो कॉन्सेप्ट था ओवरऑल क्लियर हो गया। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, क्योंकि यहाँ तक कूलाम का नियम काफी है, आज के लिए इतना ही बहुत है। टाइम है अपने पास, धीरे धीरे पढ़ते हुए चलेंगे, दिक्कत नहीं लेनी है। ठीक है, तो अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं। ज्यादा बड़ा वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि आप भी बोर हो जाते हो ज्यादा लंबा पढ़ने के बाद। कूलाम का नियम पढ़ा, बहुत अच्छे से पढ़ा, अब इसको ही आप रिवाइज कीजिएगा। फिर अगले वीडियो में देखते हैं, मिलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह ये सब चीज पढ़ने वाले हैं। धीरे धीरे, बहुत लंबा प्रोसीजर है, आराम आराम से चलेंगे। बस आपके सपोर्ट और आपकी प्यार की जरूरत है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और एक अच्छा सा कमेंट दीजिएगा। कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, उस पर मैं काम करूंगा आपके लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।